इस स्पेशल बजट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। इस साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कई अहम संशोधन और बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक प्रस्ताव जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा है वो आम लोगों से जुड़ा है। ये न्यू टैक्स रेजिम में आपने टैक्स स्लैब्स में जो रिस्ट्रक्चरिंग की है, इसके पीछे सोच क्या है और इसका कितना असर पड़ेगा आपके रेवेन्यू कलेक्शन पे? जी, तो बिल्कुल जो आपको जैसा कि मालूम है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा, पिछले कई वर्षों से सरकार का ये प्रयास रहा है कि टैक्स के प्रावधानों को हम जितना अधिक से अधिक हो सके उनको सरल करें, और उस सरलीकरण के दिशा में ही ये न्यू टैक्स प्रणाली पर्सनल इनकम टैक्स के लिए लेकर के सरकार आई थी, जिसको पिछले वित्तीय वर्ष में काफ़ी अधिक आकर्षक बनाया गया था। उसके परिणाम स्वरूप हमने देखा है कि आज जब कि लगभग 4 करोड़ से अधिक टैक्स रिटर्न हमारे को प्राप्त हो चुके हैं पिछले वर्ष के, 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है। ये अच्छा मौका है कि मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि 31 जुलाई की जो अंतिम तिथि उनके लिए है, उसको ध्यान में रखते हुए वे शीघ्र अपना आयकर विवरण रिटर्न प्रस्तुत करें और 31 जुलाई की वेट न करें, क्योंकि इसके अंदर में कोई आगे हम इसकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पिछले 2 वर्षों में भी नहीं की है। जी। बहरहाल, आपके प्रश्न की ओर आते हुए ये खुशी है मुझे बताते हुए कि करीबन 69% लोग पिछले वर्ष नई प्रणाली के साथ में जुड़े हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव एक ही वर्ष में, क्योंकि उससे पहले करीब करीब नगण्य ही व्यक्ति नई टैक्स प्रणाली के साथ में जुड़े थे। आपको मालूम है पिछले वर्ष लगभग 37,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का लाभ इस नई कर प्रणाली के मार्फत हमने टैक्स पेयर्स को दिया था। उसी दिशा में चूँकि हमारे लिए हमारे जो करदाता हैं, हमारी जो जनता है, वो सर्वोपरि है, उन्हीं के लिए हम समस्त कार्य जो सरलीकरण का यदि हम बात करें या जो रिलीफ की जो बात है वो हम करें, चाहे वो आयात शुल्क विभिन्न क्षेत्रों में हमने वहाँ पे कम किए उसकी बात करें, और या फिर पर्सनल इनकम टैक्स जिसके बारे में आपने पूछा उसकी बात करें, उन्हीं के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 मुख्य बदलाव पर्सनल इनकम टैक्स में किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड क्लास के लिए 50,000 से 75,000 रुपया किया गया है, और जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन भोगियों के लिए उसको भी 15,000 से बढ़ा करके 25,000 रुपये किया गया। इसके अतिरिक्त जो गैर वेतन भोगी हैं, समस्त लोग जिसमें वेतन भोगी भी सम्मिलित हैं, उनके लिए जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें कमी की गई है, जिसकी वजह से 10,000 रुपये प्लस सरचार्ज तक का लाभ उनको हो सकता है। अर्थात यदि कोई वेतन भोगी है तो उसको नई टैक्स प्रणाली में 17,500 रुपये तक का सेवा की बचत इन बदलावों से हो सकती है। ये महत्वपूर्ण है, पर इसकी वजह से कितना राजस्व का नुकसान होगा? क्योंकि आपने ये इससे लगभग हमारा जो राजस्व का नुकसान है 25,000 करोड़ के लगभग, इससे राजस्व का हमारा नुकसान होगा, और इसकी कुछ भरपाई हमने अन्य जो हमारे प्रावधान हैं उनके मार्फत से हमने करने का प्रयास किया है, लेकिन इस एक ही प्रावधान से लगभग 25 से 27,000 करोड़ रुपए का राजस्व हानि होना संभावित है। ये पर्सनल इनकम टैक्स में नए रेजिम में जो आपने चेंज किया, और पुरानी टैक्स रेजिम को लेकर भी हमेशा से सवाल उठते रहे कि आपने उसको टच नहीं किया है। पिछले 2-3 बजट में उसके बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे क्या सोचा है आपने उसके लिए? क्योंकि अभी एक बड़ा तबका है टैक्स पेयर्स का जो पुरानी टैक्स रेजिम के साथ है। बिल्कुल, ये जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ने भी कहा है और ये कई बार कहा है कि हमारा प्रयास यही है कि जो एक सरलीकृत जो योजना है, जिसमें कोई एग्जेम्पशंस ना हो, जिसमें कोई डिडक्शंस ना हो, कॉर्पोरेट टैक्स में भी इस प्रकार की हमने एक स्कीम दी है, तो प्रयास यही है कि सभी के सभी लोग
ये जो सरलीकृत योजना है, नई टैक्स प्रणाली है, उसके साथ में जुड़ें। लेकिन जो पुरानी जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसको ख़त्म करने का कोई प्रस्ताव हमारा आज के दिन में या कोई डेट उसके बारे में कोई हमारी नहीं है। पर हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो सरलीकृत योजना है जिसमें टैक्स की दरें भी कम हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक टैक्स पेयर्स उठाएं और जो सेविंग्स उनकी हैं उनको किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में वो निवेश करना चाहते हैं, अपनी सोच और अपनी इच्छा और अपनी सुविधा और अपनी बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए वो उसमें कर सकते हैं। क्योंकि जो पुरानी योजना में है उसमें हमने कुछ स्मॉल सेविंग्स के लिए ही ये छूट दी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नई योजना में उनको मिलती है और टैक्स दरों में कटौती भी वहाँ पे टैक्स दरें भी कम हैं। तो कुल मिलाकर के हम यही हमारा प्रयास रहेगा और हमारी सभी आपके दर्शकों को और टैक्स पेयर्स को अनुरोध रहेगा कि वे नए टैक्स प्रणाली की ओर जाएं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में आपने बदलाव किया है जी, इसके पीछे सोच क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड जो शेयर्स उनके ऊपर में और कुछ और श्रेणियां हैं, म्यूचुअल फंड्स और फंड ऑफ फंड्स। इनके ऊपर में अभी तक 15% था। बाकी सभी जो संपत्तियां हैं, जो कैपिटल एसेट्स हैं, उनके गेन्स के ऊपर में आपके स्लैब के अनुसार ही था। तो केवल ये जो 3 जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, उनके ऊपर में 15% को बढ़ा करके 20% किया है। हमारी सोच इसके पीछे ये है कि हम प्रेरित करें हमारे निवेशकों को कि वो दीर्घकालीन तक इन संपत्तियों के साथ में जुड़ें, उनको अपने पास रखें। उससे न केवल उनका लाभ होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के उनको दीर्घकालीन उनको आय जो है वो बढ़ेगी, साथ ही साथ जो इसके साथ में बार बार खरीदने में बेचने में जो खर्च होता है, जो ब्रोकरेज का खर्च होता है, जो टैक्स का खर्च होता है, उसमें उनकी कमी होगी और साथ ही साथ वो देश के विकास में भी भागीदार बनेंगे। क्योंकि ये लंबा दीर्घकालीन जो निवेश है वही निवेश देश के अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है और लाभदायक है। जी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपने टैक्स को 12.5% किया है। जी, सो ये आपने अभी कहा कि हम चाहते हैं कि लोग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लेके निवेश करें। तो इस प्रस्ताव के पीछे क्या कुछ विशेष आपने सोचा? ये देखिए, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो हमारा प्रस्ताव है वो मुख्यतः जो हमारा प्रस्ताव है उसको हम 2 भाग में देखना चाहेंगे। जो पहला और जो प्रमुख भाग है वो इसको हमने सरलीकृत किया। जैसा कि इस पूरे बजट में कर प्रस्तावों के संबंध में एक मंशा रही है, एक उद्देश्य रहा है, एक थीम रहा है, न केवल इस बजट का बल्कि पिछले कई वर्षों से, कि हम अपने टैक्स प्रणाली को सरलीकृत करें ताकि लोगों को कंप्लायंस में आसानी हो, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को आसानी हो और यहाँ तक कि टैक्स अथॉरिटीज़ को भी आसानी हो उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो उसी दिशा में ये कैपिटल गेन्स भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में हम देखें तो 3-4 प्रकार के रेट्स थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में देखें उसमें भी 3-4 प्रकार के रेट्स थे, होल्डिंग पीरियड भी 3-4 प्रकार के थे। तो उनको सबको हमने कम करके मुख्यतः एक ही रेट पर हम लेकर के आए हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो। तो सबसे पहला तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बदलाव करने के पीछे प्रस्ताव सरलीकरण का था। साथ साथ जैसा कि आपने भी ये बताया, कुछ प्रतिभूतियों पे, कुछ एसेट क्लासेस पे ये टैक्स रेट जो शेयर्स हैं, जो लिस्टेड शेयर्स हैं, जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, उनमें 20% इंडेक्सेशन के लाभ के साथ में था, उसको 12.5% उनको कम किया है। और जो शेयर्स, जो लिस्टेड शेयर्स थे, म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट्स के यूनिट्स, उनको 10% से बढ़ा करके 12.5% किया है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि यदि हम
अन्य जो इनकम है, जैसे वेतन है, बिजनेस इनकम है, या हाउस रेंट किराए की इनकम है, ये सभी आयों के ऊपर में जो दर है वो 39% तक, 2 करोड़ रुपए से ऊपर 39% तक जाती है। जबकि इनके ऊपर में दर 10% बहुत काफ़ी कम है। जब हमने देश विदेश में इसकी तुलना की तो वहाँ पे भी हमने देखा कि ये दर जो है कम से कम 20% तक की, अन्य देशों में, अधिकतर देशों में 20% तक की ये दर जाती है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा यहाँ पर कि ये जो टैक्स दर जो बढ़ाई है, इसका प्रभाव अधिकतर उच्च आय वर्ग के लोगों को ही हो रहा है। हमने एक अध्ययन किया, वर्ष 22-23 में जो टोटल कैपिटल गेन से हमारे को आय हुई लगभग 1,06,000 करोड़, उसमें से 88% की आय वो 15 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले व्यक्तियों से हुई, और 1 करोड़ से अधिक 61% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में। उसी प्रकार से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में भी लगभग 60% से अधिक की जो आय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में हुई वो 15 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले व्यक्तियों से हुई। तो इसका प्रभाव जो है वो उच्च आय वर्ग की ओर हो रहा है, मध्यम आय और निम्न आय वर्ग पे नहीं है। और उनके लाभ के लिए हमने जो सीमा 1 लाख रुपए की सीमा तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है, उस सीमा को हमने 1 लाख रुपए से बढ़ा करके और 1.25 लाख रुपया किया है। आपके एक बयान की बहुत ज़्यादा चर्चा है सोशल मीडिया में, वो है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को एलिमिनेट करने का जो एक प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है। बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। किसी को लगता है कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जाऊं, जिसको उदाहरण के लिए हमने 19-20 साल पहले खरीदा था, तो क्या मुझे ज़्यादा टैक्स लगेगा? तो इस पर एक स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। जी। क्या आपका क्या आकलन है? क्या ये सोच, ये संशय सही है आम लोगों की? जी, सबसे पहले मैं इसको वापस से आपसे यही और आपके दर्शकों को यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इसको जो है टैक्स बढ़ोतरी के रूप में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक सरलीकरण हमने किया, और ये सरलीकरण हमने केवल रियल एस्टेट पे नहीं किया है। जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं जो कि अनलिस्टेड थी, उनके ऊपर में भी 20% इंडेक्सेशन के लाभ के साथ में था। उन्होंने सबने इसका बिल्कुल खुले आम पब्लिक में उन्होंने इसका स्वागत किया, क्योंकि उनके हिसाब से 20% विद इंडेक्सेशन के बजाय 12.5% विद इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन उनको लाभदायक है, क्योंकि उन्होंने अपनी गणना अच्छे से की। क्योंकि हम इसमें भूल जाते हैं कि हमने इंडेक्सेशन का लाभ तो हमने हटाया है, लेकिन साथ ही साथ जो दर है वो 20% से हमने 12.5% कर दी। तो जब एक चीज से लाभ हमने हटाया, दूसरी चीज से लाभ हमने दिया, उसको दोनों को जोड़ करके देखने में वो सभी के लिए गणना करना मुश्किल है। मैं आपके दर्शकों को सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि अधिकतर लोगों को, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग जो इसमें रियल एस्टेट में डील करते हैं, उनको इस प्रस्तावों से हालांकि इंडेक्सेशन का लाभ हटाया है, फिर भी उनको इस प्रस्ताव से बहुत उनको इससे लाभ ही होगा। और दूसरा ये भी मैं उनको स्पष्ट करना चाहूँगा कि यदि वो अपना मकान बेचते हैं, उससे उनका कैपिटल गेन्स होता है, लेकिन वो अपना स्थान बदली कर रहे हैं, एक ही शहर में से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, या एक शहर में मकान बेच करके दूसरी स्थान पे मकान बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस केसेस में 10 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन्स के ऊपर में कोई टैक्स नहीं है, यदि वो एक समय सीमा में लगभग 3 वर्ष में यदि वो उसको वापस से री इन्वेस्ट करते हैं। तो ये लाभ हमने शेयर्स में नहीं दिया हुआ है, ये लाभ हमने केवल घर, क्योंकि ये बिल्कुल संभव है कि एक घर को अपना वो बेच के दूसरा घर ले सकते हैं, तो ये यहाँ पे हमने उनके लिए छूट दी है। तीसरी चीज़ मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा
कि जो आय है चाहे वो आय शेयर से हो या वो रियल एस्टेट से हो या वो किसी और संपत्ति के बेचान से हो, आय का कोई रंग नहीं है, आय का कोई कलर नहीं है। देयर इज नो कलर टू मनी जैसा कहते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो तो बराबर है। तो अब वो पैसा यदि हमने कमाया है, किसी भी साधन से कमाया हो, जब तक कि वो कैपिटल गेन्स है, वो अन्य इनकम नहीं है, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन्स है, तो उसमें एक एसेट के ऊपर में इंडेक्सेशन हो, दूसरे में इंडेक्सेशन नहीं हो, यहाँ तक कि जब जो ब्याज की जो राशि है, जो इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट इनकम तक पर भी इंडेक्सेशन तो नहीं है, बल्कि दर भी जो है उसकी जो एक सामान्य जो दर है वही हम उसके ऊपर में लेते हैं स्लैब के अनुसार, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा। तो ऐसी दृष्टि में जब हमें देश को आगे बढ़ना है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सरल चीज़ों को हम अपनाएं, सरल प्रणालियों को हम अपनाएं। इसी में सबका लाभ है, व्यक्तियों का भी, जनता का भी लाभ है और देश का भी लाभ है। और व्यवस्था ट्रांसपेरेंट भी होगी जी, धीरे धीरे। जी। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई स्तर पर पहल की है पिछले कुछ साल से। ये जैसा आपने कहा कि सरल होगा, आज के दिन में हमें मालूम ही नहीं होता। जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर कितना टैक्स देना होगा किसी को मालूम नहीं, वो देखना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, या किसी सीए के पास जाना पड़ता है या किसी इनकम टैक्स के अधिकारी के पास में जाना पड़ता है और उसे पूछना पड़ता है भाई ये मेरा टैक्स कितना लगेगा, मालूम ही नहीं है। अब सिंपल है, बिल्कुल सरल है जैसा आपने कहा। तो ये ट्रांसपेरेंट एक तरीका है, व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने के लिए बहुत स्तर पे सरकार ने पहल की पिछले कुछ साल से और प्रधानमंत्री खुद इस आइडिया को बड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। इंडियन जो स्टार्टअप इकोसिस्टम उसको बूस्ट करने के लिए आपने एक एंजल टैक्स होता था उसको खत्म किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या अब आसान हो गया इंडियन स्टार्टअप्स के लिए फंड्स रेज करना? बिल्कुल, ये जो एक बात बिल्कुल आ रही थी, सभी जो इससे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो इससे विभाग हैं और सभी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये एक बात सामने आ रही थी कि जो एंजल टैक्स है, क्योंकि उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी रहती है, कभी भी किसी भी स्टार्टअप, चूँकि उनके शेयर्स की वैल्यूएशन करना मुश्किल कार्य है। वो लिस्टेड तो है नहीं कि मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहाँ पे आप उसकी रेट देख लीजिए। तो चूंकि उसके अंदर में ये काफ़ी मुश्किल है उसको वैल्यू करना, तो ये कह पाना कि ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर में ही ये इस शेयर का बेचान किया गया है या इशू किए गए हैं या नहीं, तो उस संशय, उस दुविधा, उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए ये एक ज़रूरी था कि जब हम इस 21वीं सदी में आज़ादी के अमृत काल में जब हम आज के दिन में हैं और जब हम एक विकसित भारत का हम एक सपना देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे निवेश, हमारे यहाँ रोज़गार के और अधिक साधन हों, तो ये एंजल टैक्स को हमने इसीलिए हटाने के बारे में सोचा। एक और बेनिफिट जो आम लोगों को मिल सकता है वो है एनपीएस को लेके, और कंपनीज जो हैं वो 10% की जगह अब 14% अपना पैसे डाल सकेंगी जी एक कर्मचारी के सैलरी में। ये एक आपको लगता है एक नई व्यवस्था है जिसमें आप एनपीएस को भी अट्रैक्टिव बना रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बिल्कुल ये तर्कसंगत एक मैं कहूँगा कि ये डिमांड थी। शुरू में जब एनपीएस लॉन्च की गई तो इसमें 10% कंट्रीब्यूशन नियोजक का और 10% ही कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉई है, दोनों का 10% रखा गया था। बाद में उससे बढ़ा करके 14% कर दिया गया। जब इसे 14% बढ़ाया गया तो तब ये बेनिफिट 14% तक निवेश पे केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित रखा गया। ये शायद तब ये बात हम भूल गए कि इसमें निजी नियोजक भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको तर्कसंगत करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए
कि जो एक लाभ सरकारी कर्मचारी को मिल रहा है वही लाभ निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले, पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ये केवल नवीन टैक्स प्रणाली में दिया गया है। पुरानी टैक्स प्रणाली में 10% का लाभ लेकिन बदस्तूर चलता रहेगा। जी, बस 2-3 सवाल थे इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके। जरूर। और इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा है, आपने मोबाइल फ़ोन, मोबाइल चार्जर पर जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी थी उसको घटाकर 15% किया है। जी। इंडिया में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। बहुत सारे आंकलन है कि 100 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा ये संख्या अगले 1-2 साल में होने वाली है। तो ये आपको लगता है कि इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, विशेषकर जो मोबाइल्स हम इंपोर्ट करते हैं या जो कंपोनेंट्स इंपोर्ट होता है? इसके पीछे देखिए 2 प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो जो आपने बताया कि जो, जैसा मैंने कहा, हमारे लिए हमारे जो ग्राहक, जो हमारी जो जनता है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो उनके हितों में को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो मोबाइल बाहर से आ रहे हैं, विदेश से जो मोबाइल इंपोर्ट हो रहे हैं, जो यहाँ पे नहीं बनते हैं, उनकी दरों में कमी हो, कीमतें उनकी कम हो, तो उनके ध्यान को रखते हुए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने किया है। लेकिन दूसरा इससे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो हमने इसलिए किया है ताकि ये एक मैसेज हमारे जो उद्योग हैं और विश्व है, समस्त विश्व के जो निवेशक हैं और जो हमारा जो घरेलू उद्योग है, उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम उनकी सहायता के लिए खड़े हैं और वहाँ हम उनके लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे। लेकिन ये बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी, जिसका अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा ग्राहकों के ऊपर में, जो आम जनता के ऊपर आता है, तो ये इस प्रकार की सहायता के लिए वो सदैव, ये परपेचुटी में नहीं है, सदैव के लिए नहीं है। उनको अपने पैरों के ऊपर खड़े होना पड़ेगा, उनको खुद प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा और खुद अपने जो उनकी कीमतें हैं, जो उनकी कॉस्ट है, उसको कम करना होगा, ताकि न केवल घरेलू बाजार में बल्कि निर्यात के बाजार में भी वो प्रतिस्पर्धात्मक बने और अपना माल जो है बेच सकें एक कॉम्पिटिटिव और रीजनेबल दरों के ऊपर। जी, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, जो कॉस्ट है मोबाइल फ़ोन की, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी उसी अनुपात में। आप ये कह रहे हैं क्योंकि वही सामान हो सकता है, बेटर क्वालिटी के फ़ोन हम इंपोर्ट कर सकें। क्योंकि ये कई बार जो है ये एक आक्षेप हमारे ऊपर लगाया जाता है भारत के ऊपर में कि हम प्रोटेक्शनिस्ट ड्यूटीज़ लगाते हैं और हम बहुत हाई ड्यूटीज़ लगाते हैं। तो हमने फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोबाइल का हमने चालू किया। जब हमने चालू किया तब ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं थी, तो सहायता की आवश्यकता थी। तो उसको सहायता देने के लिए धीरे धीरे हमने 20% तक लेकर के आए। पिछले 7 वर्षों में, ये आपको जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने उद्बोधन में भी कहा, बजट उद्बोधन में, कि 1,30,000 से बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का उत्पादन मोबाइल में पिछले वर्ष हुआ। और जो निर्यात हैं वो लगभग 1-1.5 हज़ार करोड़ से बढ़कर के वर्ष 17-18 से और 23-24 में 1,30,000 करोड़ का निर्यात मोबाइल फ़ोन से हुआ। तो ये अब आज के दिन में काफ़ी परिपक्व मोबाइल फ़ोन का जो उद्योग है परिपक्व हुआ है, मैच्योर हुआ है। तो इसलिए ये आवश्यक था कि हम आम जनता के ध्यान में रखते हुए उनकी दरों में अब हम वापस से कटौती करें, ताकि देश विदेश में भी ये एक संदेश जाए कि हाँ, हम सहायता जो बढ़ाते हैं या ड्यूटीज हम बढ़ाते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए, उसके बाद में ये दरें कम होती हैं। जी, कस्टम्स ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर रिड्यूस टू 6%, प्लैटिनम पे 6.4%। ये भी एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी काफ़ी चर्चा है कि गोल्ड पे आपने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी घटा दी, सिल्वर पे घटा दी। इससे क्या इंपोर्ट करना निश्चित तौर पर आसान होगा और इससे गोल्ड एंड विशेषकर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को फ़ायदा होगा? इसमें तो कुछ आकलन है कि ये आपने क्या सोचकर आपने ये फैसला किया है, इसका क्या असर होगा? देखिए, ये वर्ष 2022 में
लगभग 10% ड्यूटी होती थी सोने पे, चांदी इत्यादि पे, उसको बढ़ा करके 15% किया गया था। और वर्ष 2012 में बल्कि ये ड्यूटी 2% के करीब ही होती थी, जिसे धीरे धीरे बढ़ा करके वर्ष 2013 तक इसे 10% लाए और फिर वर्ष 2022 में से 15% किया गया। जब इसे बढ़ाया गया था तब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ गया था। फॉरेन एक्सचेंज, हमारे जो रिजर्व्स हैं वो भी काफ़ी कम हो गए थे। आज दोनों ही दृष्टि से, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, सीएडी हो, दोनों ही दृष्टि से हम आज के दिन में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो एक चीज़ तो ये हमारे ध्यान में थी, और दूसरा जो प्रमुख जो कारण इसके पीछे इसको कम करने का है, ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एक बहुत बड़ा उद्योग हमारे यहाँ पे भारत में है, जिसकी घरेलू खपत भी होती है, जिसका निर्यात 8% पूरे निर्यात में, हमारे जो गुड्स के निर्यात में 8% इसका भाग है। 50 लाख लोग इसके साथ रोजगार इनको मिल रहा है। तो उनके सबको ध्यान में रखते हुए, ताकि कम कीमतों के ऊपर में आएगा तो अधिक लोग इसको खरीद सकेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमने इसके ऊपर में गोल्ड की ड्यूटीज़ हमने कम की है। आखिरी सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे आपने कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है जी। और सबसे पहले सोलर सेल्स एंड पैनल्स जी। और हमने देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारत दुनिया के कई देशों से काफ़ी आगे पहुंच चुका है और सोलर एनर्जी एक प्रायोरिटी सरकार की रही है। अब जब हमने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया है सोलर सेल्स पे और पैनल्स पे, तो इनका आयात आपको उम्मीद है कि ये निश्चित तौर पर और बढ़ेगा? और इससे थोड़ा सा मैं आपका ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सोलर सेल और पैनल के जो कैपिटल गुड्स हैं, जो मशीनरी है उनको बनाने के लिए, क्योंकि हमारी एक PLI स्कीम चल रही है जिसके तहत में हमारा उद्देश्य है कि सोलर सेल व मॉड्यूल इत्यादि का निर्माण यहीं पे हो। वो अधिकतर बाहर से, विशेषकर चीन से उसका आयात आज के दिन पहले हो रहा था। तो खुद हमारा घरेलू उत्पाद सेल्स, सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स को बनाने के लिए हमने PLI स्कीम को जो हमने लॉन्च किया है, तो वहाँ पे तो सोलर सेल पे तो 25% और सोलर मॉड्यूल पे 40% की जो ड्यूटी है वो बदस्तूर वो जारी है, बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं, ताकि सोलर सेल जो बनाते हैं निर्माता हैं, सोलर मॉड्यूल के जो निर्माता हैं, उनको ये आसानी से और कम दरों के ऊपर में ये मशीनरी उनको उपलब्ध हो सके। कुछ मशीनरी पे हमने पहले ही BCD कस्टम्स ड्यूटी हमने छूट दी हुई थी पूरी तरह से। उसी प्रकार से अब ये कुछ और कैपिटल गुड्स के ऊपर में भी हमने छूट दी है, ताकि इसकी निर्माण को यहाँ पे बढ़ावा मिले। ये हमारे लिए, आप सब जानते हैं कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम आज के दिन में, जब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब लोग विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें सहयोग करने के लिए जो एनर्जी ट्रांजिशन है, जो सोलर एनर्जी जिसमें मुख्य भूमिका अपनाता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये कदम उठाया है, जिससे कि भारत में ज़्यादा सोलर सेल्स और पैनल्स जो हैं का निर्माण हो सके और यहाँ पे उपयोग हो सके। और एक बार हमारी क्षमता यदि पूरी होती है तो केवल यहीं पे क्यों नहीं, बल्कि निर्यात भी हो। हम तो ये चाहेंगे कि इसका निर्यात भी हो। और 3 महत्वपूर्ण कैंसर ड्रग्स हैं जी, उन पर भी कस्टम्स ड्यूटी खत्म किया। इससे पहले भी आप एक ग्रेजुअली धीरे धीरे कस्टम्स ड्यूटी घटाते रहे हैं, तो इसका कोई विशेष आकलन है कि इन 3 ड्रग्स को क्यों चुना गया? ये देखिए, कैंसर से संबंधित पहले भी जो ड्रग्स थी, क्योंकि ये बहुत महंगी ड्रग्स हैं, तो पहले से कुछ ड्रग्स पहले से उनको कर मुक्त किया गया था। ये ड्रग्स, कुछ नई ड्रग्स आई हैं जो हमारे जानकारी में आई, ये नई ड्रग्स हैं और ये ड्रग्स भी बहुत महंगी। तो इसीलिए जो पेशेंट्स हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने इनको भी उनके लाभ के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए इसके ऊपर में कस्टम्स ड्यूटी को हमने छूट दी है। जी, एक आखिरी सवाल सर, एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे प्रस्ताव हैं आपके बजट में, जिसमें प्राइमरी फोकस है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे। इससे पहले भी सरकार पहल करती रही, लेकिन शायद किसी बजटीय प्रस्ताव में इतने महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शामिल नहीं किया गया।
और 500 कंपनियों को अब 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी जी। लार्जर लेवल पे इसका एम्प्लॉयमेंट पे तो निश्चित तौर पर अच्छा असर पड़ेगा, पर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि सीधे तौर आप ये कह रहे हैं कि जो लेबर फोर्स है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ेगी, ज़्यादा लोग अब लेबर फोर्स में शामिल किए जाएंगे, पुरुष भी महिला भी। व्हाट इज द लार्जर थिंकिंग, मतलब इसका क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी? नहीं, देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो जनता है, वो कुछ कार्य करे, उनको रोजगार मिले, उनकी आय बढ़ेगी तो देश की आय बढ़ेगी। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनके स्किल्स बढ़ें, वो एम्प्लॉयमेंट के योग्य हों। तो जो आपने स्कीम बताई, जो इंटर्नशिप की आपने एक स्कीम बताई, या जो 3 स्कीम्स सीधा जिसमें रोजगार के ऊपर में सहायता नियोजक को और एम्प्लॉय को, दोनों को जिसमें दी जा रही है, उसके बारे में हम बात करें, या ITIs को जो हम अपग्रेड करने के इसके ऊपर में एक जो योजना है उसके बारे में हम बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं वो कार्यकुशल बने। और साथ ही साथ कई सारे अन्य, चाहे कर संबंधी प्रस्ताव हों या स्टार्टअप्स के लिए प्रस्ताव हों, वो सभी प्रस्ताव डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से लेबर के लिए, दोनों के लिए, उनके लिए रोजगार उपलब्ध भी होना चाहिए। उद्योगों में, प्राइवेट में ही ज़्यादा आएगा, सरकार में और प्राइवेट में उनके लिए उपलब्ध हो, और साथ ही साथ लेबर उसके लिए तैयार हो, वो स्किल्ड हो, ताकि वो यूज़ हो सके। दोनों सप्लाई और डिमांड दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कई सारे प्रस्ताव रखे हैं, जिससे न केवल लोगों का लाभ होगा बल्कि देश का भी विकास होगा। जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।